20 दिन में 5 कत्ल, एक खौफनाक साजिश, कातिल बहू के खूनी खेल की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। दोस्तों, ये खबर महाराष्ट्र की है। एक हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नज़र लग गई। परिवार के सदस्य एक एक कर किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार होने लगे। इस बीमारी में पहले उनके शरीर में तेज दर्द होता, उसके बाद धीरे धीरे होठ काले पड़ने लगते, जुबान अकड़ जाती, उसके बाद सांसें थम जाती थी। इस तरह 20 दिनों में परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो जाती है। डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये बीमारी कैसी है, लेकिन मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रहस्यमयी मौत से पर्दा उठा दिया। इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। किसी का भरोसा नहीं हो रहा था कि इन मौतों के पीछे परिवार की बहू का हाथ है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस को ऐसे कौन से सबूत मिले कि वो कातिल तक पहुंच गई। इन सभी सवालों का जवाब क्राइम कथा के आज की कड़ी में मिलेगा। इस कहानी की शुरुआत 20 सितंबर 2023 से होती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील के महागांव में रहने वाले शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे की तबीयत खराब होती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द की शिकायत थी। दोनों को अहेरी के एक अस्पताल में दिखाया जाता है, लेकिन जब वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो फिर घरवाले उन्हें लेकर चंद्रपुर गए। वहाँ भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। आखिरकार नागपुर के एक अस्पताल में 26 सितंबर को शंकर कुंभारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी इस सदमे में ही डूबे थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजया कुंभारे ने भी दम तोड़ दिया। 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। पूरा परिवार शोक में डूब गया। लेकिन इसी बीमारी और मौत की दहशत और बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग भी बीमार के शिकार होने लगे। शंकर और विजया की विवाहित बेटी कोमल और बेटे रोशन कुंभारे की तबीयत खराब हो गई। उनके साथ रहने वाली शंकर कुंभारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा उराडे की तबीयत भी बिगड़ गई। एक एक करके सभी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सभी के बीमारी के लक्षण भी एक जैसे थे। मसलन सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत भी थी, खासकर कमर के निचले हिस्से और सिर में दर्द था। सभी के होठ काले पड़ने लगे और जुबान भारी होने लगी। हालांकि शुरू में खुद कुंभारे परिवार के साथ साथ डॉक्टर को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। कुंभारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टरों ने भी उसकी बीमारी के सिम्टम्स को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि उनके सामने कभी ऐसे मरीज नहीं आए थे। मौत और बीमारी के इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक कर और भी कई अफसोस मुकाम आए। परिवार में हुई दूसरी मौत के 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हुई। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल की जान चली गई। कुंभारे परिवार का शोक और बढ़ गया। लोग डर के साए में आ चुके थे। तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार का चौथा झटका लगा। 14 अक्टूबर को शंकर की साली और विजया की बहन आनंदा उर्फ वर्षा उराडे की मौत हो गई। उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर और विजया के बेटे रोशन कुंभारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस तरह 20 दिनों के अंदर कुंभारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार बनकर एक एक कर मौत के मुंह में समा गए। अब ये बात कुंभारे परिवार और महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी। हर तरफ इस रहस्यमयी मौत की चर्चा होने लगी। कुंभारे परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान और परेशान थे। कुंभारे परिवार को लेकर और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती। पता चलता कि कुंभारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुंभारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता है, वो भी बीमार है। उससे भी बीमारी के कुछ ऐसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को है। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने पर सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंचा था। वहां माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रिया क्रम में भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी
हालत बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के ही एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इधर शंकर और विजया की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अहेरी के अस्पताल लेकर गया था, उस ड्राइवर राकेश मांडवी की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई। ड्राइवर राकेश मांडवी को भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। ठीक इसी तरह अपने बीमारी रिश्तेदार की मदद के लिए किसी दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचने वाले शंकर कुंभारे की साली का एक लड़का भी इस रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है। उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस पूरे एपिसोड में एक गौर करने वाली बात यह थी कि कुंभारे परिवार के वहीं लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या वहां गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें ना तो किसी बीमारी का असर हुआ और ना ही किसी की जान गई। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या कुंभारे परिवार में कुछ तो ऐसा जरूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी तब जब परिवार में किसी को भी कोई बीमारी नहीं है। इन 5 मौतों ने न सिर्फ महागांव में बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इन मौतों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। खासकर लोग इन मौतों के पीछे काला जादू यानी अंधविश्वास वाली बात कर रहे थे। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए। इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसका शक और गहरा होता गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन्स फेल्योर को मौत के पीछे की वजह बताई गई थी, लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल था। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पहला शक कुंभारे परिवार की बहू यानी संघमित्रा की तरफ गया। ये लाजमी था क्योंकि कुंभारे परिवार के सारे लोग एक एक कर बीमार हो रहे थे और मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा ठीक थी। पुलिस ने कुंभारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो राज खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात मानी, लेकिन यह कहकर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी रोजा भी शामिल है। अब सवाल ये है कि आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोजा की कुंभारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी? आखिर उन्होंने कुंभारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया जिससे जब तक मौत की वजह भी साफ नहीं हुआ और एक एक कर लोग मारे जाते रहे? ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें कहाँ मिला और कैसे मिला? क्या इस कत्ल में सिर्फ वही दोनों शामिल है या फिर इसके पीछे कोई और भी है? पुलिस को अब इन सवालों का जवाब जानना था, जिसकी कोशिश शुरू हो गई थी। गढ़चिरौली पुलिस ने संघमित्रा और रोजा को हिरासत में ले लिया। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुंभारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे थे, जिससे वो सभी से खार खाए बैठी थी, उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा रामाटेके का कुंभारे परिवार से जमीनी को लेकर झगड़ा चल रहा था। महागांव में ही जमीन के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुंभारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से कुंभारे परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफरत की बात कही तो फिर दोनों ने मिलकर ही कुंभारे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली। अकोला से आने वाली संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस से लेकर पढ़ाई की थी, वो टॉपर थी। इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे पता था कि आर्सेनिक जैसा हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में पहुंचा देता है, लेकिन चूंकि यह रंगहीन और गंधहीन होता है तो इसे किसी को खिलाने पिलाने पर उसे इसकी खबर तक नहीं होती है और दूसरों को भी इसका पता नहीं चलता है। संघमित्रा चुपके से सभी के खाने में आर्सेनिक मिलाने लगी। जो लोग कुंभारे परिवार की मदद के लिए पहुँचे उन्हें भी वो वहीं जहर मिलाकर खाना या पानी में देने लगी, जिससे बाकी लोग भी बीमार होने लगे।
फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ रोजा रामाटेक के पति प्रमोद रामाटेके को भी हिरासत में ले रखा है और उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि प्रमोद इस साजिश की खबर थी। दुश्मन को मारने से पहले सावन में 11 दिनों का रखा व्रत संपन्न होते ही कर दी हत्या, नदी में बहाई लाश और बाइक कुएं में डुबो दी। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया है जिसके मुख्य आरोपी ने युवक की हत्या करने से पहले श्रावण मास में 11 दिनों का व्रत रखा और व्रत संपन्न होने के अगले दिन ही अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। किसी को भनक न लगे इसलिए हाथ पैर बांधकर शव को नदी में फेंक दिया था। फिर मृतक की बाइक को पास के कुएं में फेंककर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। वहीं घटना के बाद जब युवक शिवम मिश्रा जिसकी उम्र 26 साल थी का कहीं कोई पता नहीं लगा तो परिजनों ने सिविल लाइन थाने में 1 अगस्त की रात करीब 9:30 पर गुम इंसान की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने शिवम मिश्रा की तलाश की और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ, जिसको सुनकर सब हैरान रह गए। पुलिस कप्तान अगम जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक महिला से बात करने पर दिव्यांशु पालिया और शिवम मिश्रा के बीच बैर शुरू हुआ था। यह इस कदर बढ़ गया कि दिव्यांशु पालिया ने शिवम मिश्रा को मौत घाट उतारने की ठान ली। दिव्यांशु ने सबसे पहले श्रावण मास में 11 दिनों की व्रत रखा और व्रत संपन्न होने के अगले दिन यानी 1 अगस्त को साथी राहुल विश्वकर्मा और 2 अन्य लोग संग मिलकर शिवम मिश्रा की हत्या करने का प्लान बनाया। दरअसल राहुल विश्वकर्मा की सीसीटीवी कैमरे की दुकान है और उसने सीसीटीवी कैमरा सुधारने के बहाने शिवम मिश्रा को अपनी दुकान पर बुलाया। दुकान पर ही सभी आरोपी साथियों ने मिलकर पीट कर शिवम की हत्या कर दी। वारदात की जानकारी किसी को भी न लगे, इसको लेकर भी एक बड़ा प्लान बनाया गया। आरोपियों ने सबसे पहले डेड बॉडी के हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए और उसके साथ अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में रखकर धसान नदी के किनारे ले गए और वहां पर शव को नदी में बहा दिया। उधर मृतक की बाइक को पास में ही बने कुएं में फेंक दिया गया ताकि किसी भी प्रकार का सबूत न मिल सके। लेकिन पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाई और बारीकी से जांच की गई तो घटना की परतें धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई और पुलिस को महज 48 घंटे के भीतर ही सफलता मिल गई। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी दिव्यांशु पालिया और राहुल विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं, उनकी भी पुलिस अभी जांच कर रही है। बहरहाल पुलिस इन दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले का खुलासा किया है और न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई है। दुल्हन विदा कर घर आया, सोफे पर लेटा और टूट गई सांसों की डोर। मैनपुरी में शादी के 24 घंटे के भीतर दूल्हे की मौत। यूपी के मैनपुरी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ शादी के 24 घंटे के अंदर ही एक दुल्हन विधवा हो गई। दूल्हे ने घर आने के कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिया। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के मुताबिक मृतक अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। दरअसल पूरा मामला मैनपुरी के किसनी थाना क्षेत्र के ग्राम हवेलिया का है। बीते दिन यहाँ बारात लौटने के बाद सोफे पर आराम कर रहे दूल्हे की अचानक मौत हो गई। दूल्हे के निधन से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दुल्हन भी सदमे में है। मौत का कारण जानने के लिए मृतक के शव का इटावा में पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल सकेगा। आपको बता दें कि 20 वर्षीय सोनू यादव पुत्र सत्यराम यादव की बारात गांजे बाजे के साथ मंगलवार को अररिया जिले के ग्राम सुल्तानपुर पहुंची थी। शादी की रस्म पूरी हुई और सोनू ने दुल्हन अलका यादव के साथ 7 फेरे लिए और अगले दिन यानी बुधवार को बारात वापस मैनपुरी के गांव आ गई। गुरुवार 11 जुलाई को रिश्तेदारों की विदाई कराने के बाद दूल्हा सोनू घर की पहली मंजिल पर सोफे पर सो गया। काफ़ी देर तक सोनू ने न उठने पर दोपहर 2:30 बजे उसकी मां ऊपर गई और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सोनू उठा ही नहीं, जिस पर मां ने परिवार के अन्य लोगों को बुलाया मगर सोनू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसे में परिवार में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में परिजन सोनू को नज़दीकी निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसके शरीर में कोई
हरकत न देखकर उसे सेफई ले जाने को कहा। परिजन तुरंत ही सोनू को सेफई ले गए, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। सेफई में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। आखिर चंद घंटे में ऐसा क्या हुआ कि सोनू की जान चली गई। जहां एक और शादी की शहनाई बज रही थी, वहां अब मौत का मातम छा गया। सोनू की इस अचानक हुई मौत का कारण जानने को इटावा में ही शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद गुरुवार रात शव गांव पहुंचा। 24 घंटे में ही सुहाग उजड़ जाने से दुल्हन अलका को रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के माँ बाप के भी आंसू नहीं थम रहे हैं। 20 साल पहले बीबी का कत्ल 15 साल बाद पकड़ाया। पुलिस से पूछता रहा, मुझे पकड़ा कैसे। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत जोड़ी थी। उनकी जोड़ी को देखकर हर कोई हंसता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ 3 महीने की कहानी है। हनीमून पीरियड्स अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि लड़की की हत्या कर दी गई। सामने पत्नी की लाश पड़ी थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और सदमे के कारण उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। ये कहानी आज से 21 साल पुरानी है। साल 2003 में केरल की रहने वाली सजनी नायर की शादी तरुण जिनराज से हुई। शादी को अभी 3 महीने ही बीते थे कि पत्नी की हत्या कर दी गई। यह मामला काफ़ी चर्चा में आया, क्योंकि पति ने पहले तो अपनी पत्नी की मौत का गम होने का नाटक किया और फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। सजनी की मौत पर तरुण ने खूब घड़ियाली आंसू बहाए। उसने एंजाइटिक अटैक का भी नाटक किया, लेकिन यह उसके बचने का एक तरीका था। सजनी की मौत के अगले ही दिन तरुण फरार हो गया। अब यह साफ हो गया कि हत्या तरुण ने ही की है। गला दबाकर ली गई सजनी की जान, लेकिन कातिल कैसे पकड़ा जाए। पुलिस कई दिनों तक सजनी के पति की तलाश करती रही, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह गायब भी हो गया था। धीरे धीरे उसकी तलाश बंद हो गई। उधर तरुण ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी। पुलिस ने हर जगह और दूसरे राज्यों में भी खूब तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। 3 साल बाद पुलिस ने तरुण की तलाश बंद कर दी, लेकिन सजनी हत्याकांड केस बंद नहीं किया। जब सजनी का परिवार मामले के सिलसिले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी से मिला तो 2006 में सीएम कार्यालय से पुलिस विभाग को जांच के लिए संदेश भेजा गया। तब तरुण पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी क्रम में पुलिस की मुलाकात तरुण की प्रेमिका से हुई, जिसने बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने फ़ोन कर शादी के लिए कहा था, लेकिन मैंने हत्यारे से शादी करने से इनकार कर दिया था। तरुण जिनराज बेंगलुरु में दूसरी बार शादी की और उसके 2 बच्चे हैं। पत्नी की हत्या के बावजूद वह पूरी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश भी गया। उसने अपना नाम विजय रखा। वह एक कंपनी में बतौर सीनियर मैनेजर के पद पर बड़े आराम से काम भी कर रहा था। उसने मान लिया था कि अब पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन सजनी का परिवार सालों बाद भी अपनी बेटी की मौत भूल नहीं पाया था। इसी क्रम में पुलिस की मुलाकात तरुण की गर्लफ्रेंड से हुई, जिसने बताया कि 16 फरवरी को तरुण ने फ़ोन कर शादी के लिए कहा था, लेकिन मैंने हत्यारे से शादी करने से इनकार कर दिया था। कई साल बाद यानी 2016 में पुलिस को तरुण की गर्लफ्रेंड से पता चला कि तरुण जैसे शख्स को उसके दोस्तों ने दिल्ली के एक मॉल में देखा था। इस बीच पुलिस ने दोबारा उसके करीबियों की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि बेंगलुरु के एक कॉल सेंटर के लैंडलाइन से तरुण की मां को फ़ोन आया था। जब इस नंबर की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि यह कॉल किसी प्रवीण भटेले ने की थी। पुलिस को शक हुआ तो प्रवीण भटेले के बारे में जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला कि प्रवीण भटेले कोई और नहीं जबकि तरुण ही है। हैरान करने वाली बात यह थी कि तरुण ने बेंगलुरु में दूसरी शादी भी की थी और उसके 2 बच्चे भी थे। प्रवीण भटेले, जिसकी पहचान तरुण ने चुराई थी, तरुण का पुराना दोस्त था। इस सारी जानकारी के बाद तरुण को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने तरुण को सजा सुनाई। उसे साबरमती जेल में बंद कर दिया गया। सजनी के परिवार ने भी राहत की सांस ली कि आखिरकार उन्हें 15 साल बाद न्याय मिला, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई।
तरुण जिनराज बहुत चतुर था। वह लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दे रहे थे। वह तरह तरह के बहाने बनाकर कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाता था। आखिरकार इसी साल 2023 में अगस्त में जिनराज जमानत पाने में सफल रहा। वह 4 अगस्त को जमानत पर जेल से बाहर आया, लेकिन वापस जेल नहीं गया। यह शातिर अपराधी एक बार फिर से फरार हो गया था। उसे लगा कि इस बार भी वह पुलिस को चकमा दे दिया है। वह 2 महीने तक पुलिस से बचता रहा। कुछ दिन बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को तरुण जिनराज के दिल्ली में होने की खबर मिली और फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार भी तरुण को अपनी मां की गई कॉल की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल सजनी की हत्या के बाद वह किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के संपर्क में नहीं था। उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी, लेकिन वह हमेशा अपनी मां से बात करता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। करीब 23 तारीख को वह अपनी मां से मिलने बेंगलुरु भी गया था। पुलिस को इसकी जानकारी पहले से मिल गई थी, लेकिन उस वक्त वह भाग निकला, लेकिन दिल्ली में पकड़ लिया गया। क्राइम ब्रांच का कहना है कि पूछताछ के दौरान वह फिर से भागने की धमकी दे रहा है। पुलिस का कहना है कि वह पेशेवर अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा है। इस बार भी तरुण ने पुलिस से बचने की साजिश रची थी, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। वह तरुण जिनराज से जस्टिस जोसेफ में तब्दील हो गया था। उसने अपनी दाहिनी बांह पर ड्रैगन का एक टैटू भी बनवाया था और हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा लिया था। पुलिस का दावा है कि जिनराज नजफगढ़ में 2 महिलाओं के संपर्क में भी था। तरुण ने नवंबर 2003 में अहमदाबाद के एक बैंक में काम करने वाली सजनी नायर से शादी की, लेकिन शादी के बाद भी वह किसी अन्य लड़की के साथ रिश्ते में था। वैलेंटाइन डे के मौके पर पत्नी की हत्या करने से पहले उसने सजनी से संबंध बनाए थे और फिर उसकी हत्या कर दी थी। तरुण का पहले से ही एक लड़की से अफेयर चल रहा था। तरुण ने हत्या के बाद गर्लफ्रेंड को शादी का ऑफर दिया था, तो क्या इसी वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या की या फिर कोई और वजह थी? इस कहानी में कातिल तो पकड़ लिया गया, लेकिन हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस में नौकरी लगते ही बदले बीबी के तेवर। मजदूरी कर पति ने कराई पढ़ाई, अब बीबी को चाहिए तलाक। दोस्तों, ये खबर बिहार के बेगूसराय की है। मैट्रिक पास से पुलिस कांस्टेबल बनी महिला अब अपने पति से तलाक मांग रही है। इस मामले को लेकर ठीक ऐसा ही विवाद हो रहा है जैसा साल भर पहले यूपी के एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर हुआ था। ये नया मामला बिहार के बेगूसराय का है। यहाँ एक मजदूर पति ने अपनी मेहनत की कमाई से मैट्रिक पास बीबी को पहले इंटर कराया और फिर बिहार पुलिस की भर्ती आने पर फॉर्म भरवाया। फिर जैसे ही बीबी पुलिस कांस्टेबल बनी, उसने अपने पति से तलाक मांग लिया। और तो और पति का आरोप है कि पुलिस की नौकरी में आने के बाद वो अब उसे जान से मारने की धमकी दे रही है। परिवार भी आरोप लगा रहा है कि इस महिला के लिए अपने पति की कुर्बानी के कोई मोल नहीं है, जिसकी बदौलत उसने ये मुकाम हासिल किया है। एक घरेलू महिला से पुलिस कांस्टेबल बनी ये महिला आज अपने पति से शादी के 11 साल बाद तलाक मांग रही है। पति का आरोप है कि अब वो सरकारी गाड़ी में चलती है, लिहाजा मजदूर पति उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। मामले की शुरुआत हुई उस दौर में जब मजदूरी कर परिवार चलाने वाले विजय ने अपनी बीवी रोशनी को पढ़ने की पूरी आज़ादी दे रखी थी। रोशनी पढ़कर कुछ बनना चाहती थी। विजय ने इसके लिए ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी, क्योंकि वो घर और रोशनी की पढ़ाई का पूरा खर्चा अकेले उठा रहा था। वो रोशनी का ये सपना किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। लेकिन जब अक्टूबर 2022 में रोशनी को बिहार पुलिस में बतौर सिपाही नौकरी मिली, तभी से उसका व्यवहार बदलने लगा। ट्रेनिंग शुरू होते ही वो अपने पति से दूरी बनाने लगी। पहले रोशनी अपने पति से बात किए बिना भी नहीं रह सकती थी, लेकिन जब से उसे सरकारी नौकरी मिली तब से उसके तेवर बदल गए थे। अब वो अपने पति से ठीक से बात नहीं करती थी। जब वो ट्रेनिंग पर थी तो कभी कभी ही अपने पति का फ़ोन उठाती। इसके बाद तो उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। फिर जब विजय को ये बात समझ आने लगी तो उसने रोशनी से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इस पर रोशनी ने बताया कि वो अब
तलाक लेकर इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती है। ये सुनकर विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके लिए उसने बरसों मेहनत मजदूरी की। आज वही बीबी पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। इसके बाद रोशनी खुलकर अपने पति से तलाक की मांग करने लगी। वो फोन पर और घर जाकर विजय पर तलाक का दबाव बनाती रहती। इतना ही नहीं, उसने विजय को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। उसने कहा कि या तो वो तलाक दे दे या तो वो तलाक दे दे, नहीं तो उसकी हत्या करा देगी। रोशनी अपने माता पिता और भाई के साथ विजय के घर भी गई, जहां उसने तलाक के पेपर साइन करने के लिए विजय पर दबाव डाला, पर विजय ने कागजात साइन नहीं किए। विजय तब भी अपनी बीबी को मनाने की कोशिश करता रहा। वो अब भी अपनी बीबी के साथ रहकर इस रिश्ते को बचाना चाहता है।